हाँ, तो आपकी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स जो बुक है उसकी अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उसका 4th चैप्टर बहुत इजी है और 2 क्लास इसकी होगी, उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका टेस्ट होना है MCQs वाला, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नॉलेजेबल चैप्टर है, इसको मेरे साथ के साथ आपको समझना है, ठीक है। और नोट्स मेरे साथ बनाना है, नोट्स के बाद कुछ भी नहीं जाने वाला, ये तय है। चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी जाति, धर्म और लिंग, या फिर आप लैंगिक मसले भी कह सकते हो। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारा देश है उसमें आपने देखा होगा जाति पर यानी कि कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, और ये अपना जो है जेंडर, इन 3 मेनली इन पर बहुत ज़्यादा मुद्दे चलते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। कारण है इनके 2-3 कि हमारे यहाँ पर जाति का ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज़्यादा है, रिलीजन, धार्मिक मुद्दे भी बहुत ज़्यादा अपन देखते ही रहते हैं, और जेंडर लिंग का मतलब जैसे लड़का लड़की में भेदभाव रखना, पेरेंट्स भी ऐसे खूब सारे हैं, चाहे वो काम के पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और मैंने पूरे चैप्टर को क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया। आराम से अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहली जो अपनी हेडिंग है वो मैंने अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग है कि लैंगिक विभाजन का मतलब क्या है। पहले आपको ये समझना है कि छोटा क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द मीन बाय जेंडर डिवीजन, दोनों मीडियम आपको मिल जाएंगे। तो अधिकांश समाजों में इसे श्रम विभाजन से कैसे जोड़ा जाता है, या तो ऐसा आ जाए, या फिर भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, या फिर हाउ इज इट लिंक्ड टू डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट सोसाइटीज़। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आया भी है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखना चाहेंगे 2 मार्क्स में कि लैंगिक विभाजन का मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है। तो लैंगिक विभाजन का आशय पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से है। काम करने के विभाजन का मतलब ये है, कुछ जगह आपने देखा होगा फिक्स कर दिया जाता है कि ये काम महिलाओं का है, ये काम पुरुषों का है, बस वही लैंगिक विभाजन के अंतर्गत आता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो पुरुष काम करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है, जो महिलाएं करती है वो पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ऐसा अगर कर दिया जाए भेदभाव तो वो लैंगिक विभाजन कहलाता है, यानी कि जेंडर डिवीजन कहलाता है। कि जेंडर डिवीजन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर दोनों के बीच में कोई भेदभाव किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो वो लैंगिक डिवीजन कहलाता है। सम वर्क स्पेशली डोमेस्टिक वर्क लाइक कुकिंग, है ना, सर्विंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा इज डन ओनली बाय वुमेन वाइल मैन डू सम स्पेशल टाइप ऑफ वर्क। यानी कि जैसे कि कुछ काम विशेषकर घरेलू जो काम होते हैं, जैसे खाना बनाना है, सिलाई करना है, कपड़े धोना है एवं सफाई करना आदि केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, जबकि पुरुष कुछ विशेष प्रकार के काम करते हैं। ये इसी का पार्ट है। अगर ऐसा कुछ हो तो वो लैंगिक विभाजन है। ज़रूरी नहीं है ऐसी कि महिलाएं सिर्फ घर खाना बनाने का काम या सिलाई का काम ही करें, पुरुष भी कर सकते हैं। और बहुत जगह आपने देखा भी होगा पुरुष करते भी हैं, लेकिन कब करते हैं, जब उनको पैसा मिलता है। ठीक है, बताता हूँ अभी आपको, जैसे रसोई वगैरह जो होते हैं वो वाली बात है। अब जो इसने क्वेश्चन में इसी में बात पूछी थी कि अधिकांश समाजों में इसे श्रम विभाजन से कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि हाउ इज़ इट लिंक टू डिवीजन और लेबर मोस्ट सोसाइटीज़। तो उसका कारण ये है कि पहला कि पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य लैंगिक विभाजन का ये अर्थ है कि पुरुष घरेलू कार्य नहीं कर सकते। ये किनका कहना है? ये उनका कहना है जो भेदभाव करते हैं। ठीक है, द जेंडर डिवाइड बिटवीन मैन एंड वुमेन मीन्स दैट मैन कैन नॉट डू हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है, वे केवल इतना ही सोचते हैं कि घरेलू कार्य करना सिर्फ महिलाओं का काम है। ठीक है, यानी कि दे ओनली थिंक दैट इट इज़ द वुमेन्स जॉब टू डू हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है, जब इन कार्यों हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है, वो मैंने कहा ना अभी कि अगर आप घर के काम के टाइम तो कह देते हो कि नहीं महिला ही करेगी, पुरुष भी काम कर लेते हैं घर वाला, लेकिन कब? जब उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, मतलब उनको पैसा अगर दिया जाए, यानी कि व्हेन रिम्यूनरेशन ऑफ गिवन फॉर दीज वर्क्स, तो मैन ऑल्सो बिकम रेडी टू दिस वर्क्स। अगर इनको पैसा मिल जाए तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? पुरुष। उस टाइम पर ये नहीं देखते कि ये काम तो महिलाओं का है। बताता हूँ आपको कि पुरुष भी इन कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब? जब जैसे कि अधिकांश जो दर्जी होता है, टेलर हो, या फिर होटलों में जो रसोई होते हैं, कुक जो होटल में खाना बनाते हैं, ये पुरुष ही होते हैं। तो फिर सोचो जो खाना रसोई वहाँ पर जो होटल में खाना बनाता है, वहाँ पर कौन बनाता है? फिर वो काम भी तो महिलाओं का ही है। पुरुष क्यों करते हैं? लेकिन वहाँ पर पुरुष को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, इसलिए वो काम कर लेता है। तो ये भी काफ़ी ईजी है। एग्जाम्पल है कि मोस्ट ऑफ द टेलर और कुक्स इन होटल्स आर मैन। वहाँ पर मोस्टली मैन ही होते हैं, क्योंकि उनको इसके ऊपर क्या मिल जाता है? उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, फिर दूसरा कारण है कि लैंगिक विभाजन का ये अर्थ नहीं भी, ये अर्थ रिपीट हो गया, ये अर्थ नहीं होता, ये थोड़ा सा देख लेना ना। लैंगिक विभाजन का यह अर्थ नहीं होता कि महिलाएं अपने घर से बाहर कार्य नहीं करती हैं,
गांव में महिलाएं पानी लाती है, जलावन की लकड़ियाँ लाती है, जो जलाने के लिए लकड़ियाँ, चूल्हा जो यूज़ करते हैं। जेंडर डिवीजन डज नॉट मीन्स दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम्स, वुमेन ब्रिंग वाटर टू द विलेज, ठीक है, फायरवुड नेट्स कम, ये सब लेके आती है वो। इन सिटीज़, वैसे आप देख सकते हो शहरों के अंदर खूब सारी गरीब महिलाएं ऐसी होती है जो पैसे वाले लोग जिनको नौकर की तरह में रखते हैं, वो खाना बनाने के लिए भी जाती है, साफ़ सफाई करने के लिए भी जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर का काम नहीं करती, करती हैं, ठीक है। यानी कि शहरों में गरीब महिलाएं घरेलू नौकरानी का कार्य करती हैं तथा मध्यम वर्गीय महिलाएं कार्य करने के लिए कार्यालय यानी ऑफिस भी जाती है। खूब सारे जो मीडियम फैमिली के लोग हैं वो नौकरी भी करती है महिलाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं घर में रहती है, बाहर भी काम करती है। यानी कि ये हो गया। हाँ, इन सिटीज़ poor women work as domestic maids and middle class women go to office to work, ये बात है, ठीक है। तीसरा कि अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्यों के अतिरिक्त कुछ कार्य मजदूरी पर भी करती है, परंतु उनके कार्यों की उचित मजदूरी प्रदान नहीं की जाती तथा नहीं उनको उचित महत्व दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द वुमेन डू सम वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक वर्क ऑन वेजेस, बट देयर वर्क इज नॉट गिवन प्रॉपर वेजेस नॉर इज इट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। आपने कभी देखा होगा जितना पुरुषों को वेटेज या महत्व दिया जाता है किसी काम को करने के लिए, उतना महिलाओं को वेटेज या महिलाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। खूब जगह ऐसा भी देखा गया है, जैसे कि कहीं कहीं पर जो लोग लेबर होती है, ठीक है, बहुत जो मोस्टली लेबर होती है जो मजदूर के तौर पर जाते हैं, वहाँ पर पुरुषों की आमदनी ज़्यादा देते हैं, पुरुषों से काम करना ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं, महिलाओं को नहीं बुलाना चाहते। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो ये भी एक हो गया कि महिलाएं ऑफिस आती हैं, फिर काम करती है, फिर भी उनके काम को वरीयता इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट हो गए पॉइंट। क्या कि लैंगिक विभाजन का मीनिंग, तो डेफिनेशन तो ये हो गई, और फिर अधिकांश समाजों में इसको सिर्फ श्रम विभाजन से कैसे देखा जाता है, या फिर इसको डिवीजन को लेबर इन मोस्ट सोसाइटीज़ में कैसा देखा जाता है, उसको मैंने 3 पॉइंट आपको लिखा दिए, 1, ये 2 और ये 3, 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगला अपन लेते हैं नारीवादी आंदोलन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट मूवमेंट, और फेमिनिस्ट मूवमेंट अगर आपसे पूछे कि उसको एक्सप्लेन कीजिए तो 1 मार्क्स में एक डेफिनेशन भी याद कर लेना नारीवादी की, सिर्फ नारीवादी क्या है, फेमिनिस्ट क्या है, तो मैंने 1 मार्क्स की डेफिनेशन भी यहीं इसी में लिख दी है। अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो फेमिनिस्ट नारीवादी यहीं लिख देना। नारीवादी, इसका मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ नारी, इसका मतलब ये है कि औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, वो नारीवादी कहलाती है। मतलब सिर्फ नारीवादी वर्ड का, इन फेमिनिस्ट वर्ड का मीनिंग अगर आपसे पूछे तो आपको ये लिखना है कि ए वुमेन और ए मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंड मैन, वो नारीवादी वर्ड का मीनिंग है। अब है नारीवादी आंदोलन क्या है, यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, तो फिर वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट, पहला है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए। खूब सारी जगह ऐसी औरतें हैं जिन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया। चाहे राजस्थान में अपन आगे पढ़ेंगे, जब हमारा राजस्थान का जो यहाँ पर आंदोलन हुए थे, मूवमेंट हुए थे, पीजेंट मूवमेंट, वहाँ पर भी हुए थे, और भी इधर महाराष्ट्र में भी हुए थे। बहुत जगह ऐसे पीजेंट या मूवमेंट, ऐसे आंदोलन या मूवमेंट हुए थे जहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई अपने हकों को लेने के लिए, ठीक है। यानी कि अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाए, और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन भी किए। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वुमेन फॉर्म देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, ठीक है। और विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट, अच्छा पहले क्या होता था पता है आपको, पहले किसी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। भारत के अंदर सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। ये भी है राइट टू, वुमेन को राइट टू वोट का जो हक था वो नहीं था पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने जब मूवमेंट या आंदोलन किए कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तब जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यानी दे वर मूवमेंट्स टू इन वेरियस कंट्रीज टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, वोट देने के लिए या वोट देने का हक लेने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह आंदोलन किए। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, नारीवादी आंदोलन, मतलब ऐसे कौन से आंदोलन या मूवमेंट है जो नारियों ने किए अपने हकों के लिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है ये जो आंदोलन या मूवमेंट किए, तो इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उसके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बनाने की मांग की गई। ये भी तो है भाई, क्या क्या इन्होंने मूवमेंट के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या करा कि हमें रोजगार मिलना चाहिए और महिलाओं को एजुकेशन भी मिलना चाहिए। खूब जगह ऐसा है कि वहाँ पर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। तो ये सब दीज मूवमेंट्स सॉट टू अपलिफ्ट द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर देम।
हमें रोजगार भी मिलना चाहिए, एजुकेशन भी मिलना चाहिए और हमारे हक भी मिलने चाहिए। फिर मूलगामी बदलाव, मतलब जो मेन बदलाव इनको चाहिए था, जिनकी ये मांग कर रहे थे, मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। ये भी है, इन्होंने कहा कि हमें परिवार में और व्यक्तिगत पर्सनल हमें सारी फैसिलिटी या फिर ऐसा मान लीजिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम मिलना चाहिए। हमें पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव किया जाता है वो हमें पसंद नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, बराबरी का हक चाहिए की मांग उठाई। और इन आंदोलनों को ही हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट डिमांडिंग रेडिकल चेंज ऑल्सो रेज्ड द डिमांड फॉर इक्वलिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑफ वुमेन। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। अगर मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो फेमिनिस्ट का इतना भी लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे कि नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं, तो ये लिख देना, ठीक है, काफ़ी इजी है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वो हैं कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती है। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड या फिर डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। मतलब हमें उनके पॉइंट के आंसर देने हैं जहाँ पर हमारे देश मतलब इंडिया में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। ये चीज़ अपन को आंसर में लिख के आनी है। तो अपन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं कि वो पहलू निम्नलिखित हैं। दैट एस्पेक्ट्स इज एज फॉलोज। कौन कौन से देखो इंडिया के अंदर। पहला तो ये है एजुकेशन मैन, कि महिलाओं में साक्षरता की दर आज भी 54%, हालांकि 2011-12 के आंकड़े हैं, लेकिन अभी अपन एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे। अगर करंट की कोई अपडेट चाहिए तो मैं आपको अलग से आपको इसकी वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना, क्लास ले लूँगा आपकी इसमें। जबकि पुरुषों में 76%, फीसदी का मतलब परसेंट, यानी कि ये मेन डिफरेंस तो यहाँ पर भी है कि मात्र महिलाएं तो 54 ही है, लेकिन पुरुष, हालांकि पुरुष भी कम ही है लेकिन इनकी तुलना में ज़्यादा है। तो एक तो ये भेदभाव ये हो गया। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज स्टिल ओनली 54% while that of men is 76%, 54 और 76। नेक्स्ट, इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा, मतलब जैसे 8वीं पास कर ली, 5वीं पास कर ली या 10th पास कर ली, उसके बाद उनको 12th के बाद में कॉलेज में तो पढ़ने लड़कियों को दिया ही नहीं जाता, उनको या तो प्राइवेट करवा देंगे या फिर घर बैठा देंगे। मतलब उच्च शिक्षा तो बहुत ही कम लड़कियां कर पाती है, तो उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है बहुत कम। सीमित का मतलब बहुत कम, यानी कि सिमिलरली ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ गर्ल्स पासिंग आउट ऑफ स्कूल आर एबल टू मूव टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। फिर आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं कि नहीं अब आपको इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना। द डोर्स ऑफ फर्दर स्टडीज आर क्लोज्ड फॉर देम बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड मोर ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बॉयज़ देन ऑन स्पेंडिंग इक्वली ऑन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। कारण क्या है इसका? क्योंकि माँ बाप जो है ना वो अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की सोचते हैं या फिर ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। ये सबसे मेन कारण है, ठीक है। दूसरा है ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाएं तो बहुत ही कम है। मतलब क्यों, कहाँ से होगी? जब आप हाई एजुकेशन उसको करने नहीं दोगे तो फिर ऊंची तनख्वाह यानी बड़े अफसर लड़कियां बहुत कम बन पाती है। हालांकि आजकल तो काफ़ी कंडीशन सुधर गई है, लेकिन एक्चुअल में अपन अभी भी देखते हैं तो लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, विदेश में या फिर बाहर भेजने दिया जाता है, गर्ल्स को उतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो ऊंचे पदों पर या फिर ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है। द नंबर ऑफ वुमेन विथ हाई सैलरीज एंड रीचिंग हाई पोजिशंस इज़ वेरी लेस, बहुत कम है। तीसरा, काम के हर क्षेत्र में, यानी कि चाहे वो खेल कूद हो, चाहे दुनिया से लेकर सिनेमा तक के हो, सिनेमा के संसार तक हो, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक हो, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हमेशा कम मजदूरी मिलती है। ये तो आपने देखा होगा कि अगर पुरुष को 500 मिलते हैं तो महिलाओं को 400 मिलेंगे, या फिर पुरुष को ही ज़्यादा बुलाना पसंद करते हैं लोग महिलाओं की बजाय। ख़ास तौर से जो मकानों वगैरह काम होता है, पत्थर बाटों का काम होता है, वहाँ पर तो महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाता, या फिर बुलाया भी जाता है तो उनको पैसा कम देना पसंद करते हैं। ये भी एक कारण है जो कि इसी लैंगिक भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन में आता है। वुमेन गेट लेस वेजेस दैन मैन इज़ एवरी फील्ड ऑफ वर्क फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू द वर्ल्ड सिनेमा एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फार्म्स। किसी भी फील्ड में देख लेना ऐसा भी होता है, बहुत ईजी है। फिर चौथा है, भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। ये भी देखा होगा, लड़के की चाह होती है, लड़के की चाह नहीं होती।
लड़की को जन्म लेने से पहले ख़त्म कर देने के तरीके से मानसिकता, मतलब ऐसा सोचते भी, खूब जगह आपने देखा भी होगा कि लड़कियों को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। बहुत जगह ऐसे वो टेस्टिंग वाली मशीनें आ रखी है, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है। और मतलब कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स ओनली वांट ए बॉय, मतलब लड़के को चाहते हैं। दे ग्रो फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द गर्ल बिफोर शी इज़ बोर्न, जन्म से पहले उसको मार देने की कोशिश करते हैं वो लोग। फिर हमारे देश का लिंगानुपात से ही पता चल जाएगा आपको, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 933 है, जो कि काफ़ी मतलब कम है, ठीक है। यानी कि वी गेट ये कि हाँ अपना द सेक्स रेशियो पर कंट्री हैज़ कम डाउन टू 933 इन 9033 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, तो वो भी काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति थोड़ी डाउन है। 5वां, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए बिल्कुल ही असुरक्षित है, यानी कि वी गेट टू रेडी डेली न्यूज़ ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहरी इलाके, वहाँ पर तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, स्पेशली अनसेफ फॉर वुमेन। ये भी अपन जानते हैं, बेसिकली सुनते हैं। 5 पॉइंट आपको बहुत ईजी लगे होंगे, साथ के साथ याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो बेहद ईजी था, 5वां पॉइंट भी, 5 कंप्लीट। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है कि महिलाएं पॉलिटिकल फील्ड में कितनी है, वो बताओ, वो भी कहाँ पर, भारत में, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो वो देखते हैं अपन। विधायिका का मतलब यहाँ पर संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि भारत की जो विधायिका है उसमें महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है, बहुत ही कम। इसका मतलब ये है कि गर्ल्स को उतनी वरीयता नहीं दी जा रही, या फिर वो पॉलिटिकल इतना इंटरेस्ट नहीं रखती। इंटरेस्ट रख सकती हैं अगर उनके पास में कुछ रिजर्वेशन वगैरह हो। हालांकि आजकल तो आपने देखा होगा कि महिलाओं की सीटें फिक्स कर दी गई है कि 33% महिलाओं की सीटें हैं, कहीं कहीं पर 50% महिलाओं की सीटें हैं, फीमेल कैंडिडेट को ही उतारा जाएगा, तो वहाँ पर वो आती है, काफ़ी सुधार हो रहा है। लेकिन पहले की बात है कि हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है, खूब जगह भी महिलाओं में जो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि लोकसभा के अंदर देखो, हाँ आपको पता है ये पार्लियामेंट है, मतलब कि संसद है, ठीक है। और संसद के 2 हाउस है, ठीक है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा वाले भी कहलाते हैं लोकसभा के सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको अपन एमपी बोलते हैं। ये भी एमपी कहलाते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी एमपी कहलाते हैं, लेकिन वो क्या कहलाएंगे कि राज्यसभा के सांसद, ये कहलाएंगे लोकसभा के सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सांसद होंगे, हिंदी में बोलते हैं दोनों को ही सांसद, ठीक है। लोकसभा में जो जीत के जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सांसद। और जो स्टेट यानी कि जो हमारी विधानसभा होती है राज्यों के अंदर, उनमें जो जीत के जाते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, यानी कि हिंदी में बोलते हैं विधायक, ठीक है। वो अलग अलग पार्टी से होते हैं। तो ध्यान रखना कि मात्र 10% तक ही भी नहीं पहुंची है महिला सांसदों की संख्या, मात्र 10% से भी कम है, ठीक है। और जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहाँ पर तो उनका परिधि 5% से भी कम है। इसका मतलब पॉलिटिकल मामले में तो महिलाएं बहुत डाउन है। यानी कि द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज़ वेरी लेस। For example, the number of women MPs, member of parliaments, in the Lok Sabha has never reached even 10% of the total member. 10% भी टोटल मेंबर का भी वो लोकसभा के अंदर नहीं है। और देयर रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबली, जो विधानसभा हैं वहाँ पर तो 5% ही कम है, 5% से भी कम है। तो ये हालत है। फिर हालांकि मतलब इस मामले में हम है ना, वो अफ्रीका और जो अमेरिका है उनसे भी बहुत पीछे हैं, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो बिहाइंड मैनी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इन दिस रेस्पेक्ट। लैटिन अमेरिका के और भी देश जो हैं उनसे भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ऐसी हमारी हालत है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। फिर एक छोटा सा मैंने एक हेडिंग लिखी 1 मार्क्स में, पितृ प्रधान, ठीक है, पैट्रियार्की। ये तो आपने सुना होगा। और ये सबसे बड़ा कारण है, समाज के अंदर पितृ प्रधान समाज है, मतलब पिता ही सब कुछ होता है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि पिता का शासन। घर में देखा होगा पिता का शासन चलता है, वो जैसा पिताजी कहते हैं वैसा काम होता है। इसका मतलब वो समाज पितृ प्रधान है, ठीक है। और उसी की बात को वरीयता दी जाती है। तो पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। ये माना जाता है कि नहीं, पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा उनको हर तरह से कंपैरिजन महिलाओं की तुलना में ज़्यादा वरीयता दी जाती है। वहाँ पितृ प्रधान शब्द का यूज किया जाता है। हालांकि ये बात सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मेल फीमेल ऑलवेज इक्वल। तो लिटरली रूल बाय फादर, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। उस मतलब आपको तो एग्जाम में इसका मतलब ये समझना है कि पितृप्रधान का मतलब पेटारी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर महिलाओं से पुरुषों को ज़्यादा अच्छा दिखाया जाए, उसका मतलब ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है इस शब्द का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अपन अभी देखा था कि भारत के अंदर राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल फील्ड में महिलाएं कैसी है, वैसे नेक्स्ट है कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु किए गए प्रयास। भाई हमारी महिलाएं, हमारे भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति पॉलिटिकल उतनी मजबूत नहीं है, तो क्या सरकार कोई काम कर रही कि नहीं कर रही, उसके कुछ एफर्ट्स या प्रयास किए जा रहे नहीं किए जा रहे, वो देख रहे हैं अपन कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि एफर्ट्स मेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखो कि इस समस्या को सुलझाने का तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय कर देना है। देखो कब सुधार होगा भाई, महिलाएं जो अभी अपने पढ़ा कि 10% ही लोकसभा के अंदर नहीं है, इससे भी कम है, 5% राज्यों की विधानसभा में नहीं, उससे कम है। तो ये जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, कब सुधरेगा बताओ? ये तब सुधरेगा जब अपन क्या कर देंगे कि कुछ लोकसभा या राज्यसभा में कुछ परसेंटेज फिक्स कर देंगे कि इतनी % सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए, तभी सुधरेगा। वही लाइन लिखी है अपने कि अगर इसको सुलझाना है इस प्रॉब्लम को, तो एक ही तरीका है कि महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा, कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्सा फिक्स कर दो। यानी कि द वे ऑफ सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू फिक्स ए लीगली फेयर शेयर ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। जो भी इंस्टीट्यूशन में जीत के महिलाएं जाएगी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें उनका फिक्स लीगली हिस्सा फिक्स कर दो कि इतना 1/3 महिलाओं की सीट मिलेगी, तो उनको टिकट मिलनी चाहिए, तब ऑटोमेटिक परसेंटेज बढ़ जाएगा। एक बात तो ये, और इसके लिए ऐसी बात नहीं कि सरकार काम नहीं कर भी रही है। देखो कैसे कि स्थानीय सरकारों यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं, भाई देखो अपन बात करें गाँव में, तो गाँव में होती है पंचायतें, ठीक है, और सिटी में होती है नगर पालिका। पंचायतों का मतलब है बिल्कुल नीचे लेवल से, सबसे नीचे सरपंच वही होते हैं, सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, पंचायत समिति सदस्य, फिर प्रधान, फिर MLA, फिर इस तरीके से आगे सीढ़ियाँ चढ़ती है। नगर पालिकाओं में ये होता है, पार्षद होता है, फिर मेयर होता है। वैसे ही ये नगर पालिकाओं और आपके ये क्या नाम पंचायत, इन दोनों लेवल पर 1/3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, 1/3 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कितने पद? 1/3, 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब ये है कि अगर कहीं पर 90 सीट हैं तो उसका 1/3 का मतलब ये हो गया कि 30 सीट महिलाओं की होगी फिक्स। अगर कोई भी कहीं पर भी अगर 90 सीट है तो उसका 1/3 महिलाओं को फिक्स कर दिया, इसका मतलब कि महिलाओं की 30 सीटें फिक्स हैं। 1/3 का मतलब ये हुआ, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। हालांकि अब तो ये रेशियो 1/2 बन गया, 50% का हो गया, लेकिन वो उतना आपको नहीं सोचना। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख मतलब काफ़ी रेशियो बड़ा है, नंबर काफ़ी बड़े हैं। तो पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन टुडे द नंबर, अच्छा 1/3 नहीं लिखा क्या? हाँ ये रहा 1/3 ऑफ द पोस्ट इन लोकल गवर्नमेंट्स, लाइक इट मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़, ठीक है। रिजर्व वुमेन के लिए वो रिजर्व है। टुडे द नंबर ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ इन इंडिया मोर देन 1 मिलियन बोल दो, चाहे 10 लाख बोल दो, दोनों ही एक ही बात है। वैसे भी 10 लाख के अंदर 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है। तो ये हो गया अपना, ये सुधार कर रही है सरकार। फिर एक आपके 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, पारिवारिक कानून क्या होता है? फैमिली लॉ, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। यानी कि ऐसा कानून, ये कुछ ऐसे काम होते हैं घरेलू, पारिवारिक कानून, इनके लिए अलग से कोर्ट होता है जो पारिवारिक मुकदमे सुलझ जाता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। हिंदू धर्म का अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है, सब अलग अलग धर्मों का अलग अलग इसमें होता है फैमिली लॉ। यानी कि लॉज रिलेटेड टू फैमिली रिलेटेड मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। देयर इज डिफरेंट फैमिली लॉ फॉर ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री, डिफरेंट जगह इसका है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? रिलीजन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अलग से मैंने लिखा है, बिल्कुल डीपली नोट्स बनाए आपके लिए। तो कोई 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर भी आपको आना चाहिए कि गांधी जी ने रिलीजन की या धर्म की डेफिनेशन क्या दी है, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये गांधी जी ने कहा है। लेकिन गांधी जी ने जो ये वर्ड यूज़ किया राजनीति, पॉलिटी, यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से नहीं है कि भाई हिंदू मुस्लिम धर्मों से जोड़ के देखना नहीं है।
उनका देखना है नैतिक मूल्य से, अपना कैरेक्टर से देख के उन्होंने बात करी है कि धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुस्लिम या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्य से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। उनका मतलब मैं फिर बता दूं, धर्म का मतलब गांधी जी के अनुसार हिंदू मुस्लिम सिख जैन ये नहीं है। उनका धर्म का मतलब है इंसान के नैतिक मूल्य, कैरेक्टर कैसा है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, वो है। ठीक है। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कोई भी धर्म राजनीति से मतलब परे नहीं रह सकता। बाय रिलीजन ही डिड नॉट मीन रिलीजन लाइक हिंदुइज्म एंड इस्लाम बट विथ मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज विच आर एसोसिएटेड विथ ऑल रिलीजन्स। ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय द वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड बाय रिलीजन। ठीक है, ये बात है। 2 मार्क्स में तो आराम से लिख सकते हो। फिर है महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक तरीका सुझाइए। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये सीबीएसई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि अगर महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न जो होता है अगर उससे बचना है तो एक महिला क्या करे, सजेस्ट एनी वन मेथड टू सेव वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज़। तो एक सिस्टम है, एक तो अधिनियम में एक्ट बना हुआ है घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है, मतलब कि वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके तहत वो शिकायत दर्ज करा सकती है। या फिर खूब सारे और भी कानूनी नियम है जिनकी अगर नॉलेज महिला को करवा दिया जाए तो वो अपनी इस हिंसा से बच सकती है। तो गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस या फिर लीगल रूल्स, कुछ ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीबीएसई में आया था, इसलिए मैंने इसका भी आंसर आपके लिख दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी धर्मनिरपेक्ष का वर्ड आ जाए, यानी कि जब भी आपको सेक्युलर स्टेट की बात आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी नज़र में सभी धर्म एक हो, किसी भी धर्म को ज़्यादा वरीयता नहीं देना, प्रेफरेंस नहीं देना, सभी को इक्वल नज़र से देखना, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल क्यों अपनाया? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलर स्टेट इन इंडिया, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस। कारण पहले, सबसे पहले ये अपन मीनिंग समझेंगे कि सेक्युलर स्टेट या धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, और 1 मार्क्स में आ सकता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी इंसान कोई सा भी धर्म मान सकता है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है। हिंदू जो हैं वो सिख धर्म अपना सकता है, सिख हिंदू में आ सकते हैं, मतलब कोई सा भी धर्म मुस्लिम अपना सकता है, मुस्लिम हिंदू में आ सकता है। कोई सा भी धर्म अपनाओ, सबको छूट है, चाहे बौद्ध हो, कहीं कुछ क्रिश्चियन, कोई सा भी कहीं पर भी चले जाओ, सबको छूट है, कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, कोई मान्यता है, उनके लिए कोई अलग से सेपरेट कानून नहीं है। मतलब कि ए सेक्युलर स्टेट इज अ स्टेट इन विच सिटीजन हैव द फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, कोई सा भी धर्म मानो, कोई टेंशन नहीं है। तथा किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता। ऐसा भी नहीं है कि इस धर्म को कोई विशेष दर्जा देंगे, सभी धर्म को, सभी रिलीजन को इक्वल माना जाता है। यानी कि ये रहा, अडॉप्ट हो गया, एनी रिलीजन एंड नो स्पेशल स्टेटस इन गिविंग टू एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को स्पेशल कोई स्टेटस नहीं दिया गया है, सबको इक्वल माना गया है। ये भी इसकी डेफिनेशन होगी। फिर बात है कि भारत ने इस मॉडल को क्यों अपनाया, इसका भी देखते हैं अपन। मेन चीज़ देखो कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो धर्म के बेस पर ही हुआ था, रिलीजन के बेस पर ही हुआ था। उन्होंने मुस्लिम लीग थी उस टाइम पर, आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना उनके थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को अलग एक देश की मांग की कि हम मुस्लिमों की एक अलग देश होना चाहिए। पाकिस्तान वो डिवाइडेशन हो गया था 14 अगस्त को। तो वही वाली चीज़ है, हमारे देश में ऐसे सांप्रदायिक दंगे हो रखे थे, यानी कि सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती रही है। कब कि विभाजन जब हुआ था, विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भयावह का मतलब बहुत डरावने, बहुत खतरनाक। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल क्यों अपनाया। सिंपली आपको ये समझना है कि जब हमें आज़ादी मिली, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उसके बाद में जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो हम उस चीज़ से डरे हुए थे, क्योंकि वो धर्म के बेस पर अलग हुआ था। तो हम इस चीज़ से डरे हुए थे कि हमारे देश में अब जब भी भारत अब है, जितना पाकिस्तान अलग होने के बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में, तो हम उसके बाद में कभी भी किसी भी धर्म को अलग से वरीयता नहीं देंगे, सभी धर्म को समान नज़र से देखेंगे, समान राइट या अधिकार उनको देंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में कभी टेंशन ना हो। ठीक है, इस चीज़ से। तो कम्युनलिज्म हैज़ बीन ए मेजर चैलेंज टू द डेमोक्रेसी फॉर आवर कंट्री। There were horrific communal rights in India and Pakistan at the time of partition.
हम उस टाइम में बहुत डरे हुए थे, उस प्रॉब्लम से हम निकले हुए थे, इसलिए हमें पता है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस बात का बड़ा ध्यान रखा और फुली कॉन्शियस ऑफ द चैलेंज, दैट इज़ वाई ही अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस। इसीलिए हमने सेक्युलर गवर्नेंस का मॉडल को अपनाया ताकि ऐसे दंगे या ऐसे विभाजन की कंडीशन आगे ना हो। ठीक है, ये था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं, उसी से रिलेटेड है। ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये CBSE और RBSE काफ़ी सारे बोर्डों के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तीनों ही, इसलिए मैंने हर तरह से क्वेश्चन लिख दिया तीनों तरह के। विच प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया ए सेक्युलर नेशन, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के किन्हीं 3 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर धर्मनिरपेक्षता कुछ व्यक्तियों या पार्टियों की एक विचारधारा नहीं है बल्कि ये हमारे देश के नियमों में से एक है, कथन की परख कीजिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सेक्युलरिज्म इज नॉट आइडियोलॉजी ऑफ सम इंडिविजुअल्स और पार्टीज बट इट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। एग्जामाइन द स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन एक से बड़े, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने के तरीके 3 हैं, आंसर इसका एक ही होगा। मैं लिखा बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। ये आपको हेडिंग लिखनी है, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। उसमें नंबर फर्स्ट ये है कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस ऑफ एनी रिलीजन, मतलब हमारे संविधान में सभी धर्म समान हैं, किसी भी एक अलग सेपरेट रिलीजन को हम अलग से कोई मान्यता नहीं देते। एक तो हमारी ये बड़ी चीज़ है, इसीलिए हम सेक्युलर है, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष हैं। दूसरा है हमारा संविधान सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को उनको अपनी इच्छा के धर्म को अपनाने की बात करता है, उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाई आपकी मर्जी है, आप जिस धर्म को मानते हो आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो, आप उसको मान सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, जो उसकी चॉइस है उस अकॉर्डिंग। तीसरा, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, रोकता है कि नहीं, धर्म के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो बिल्कुल सख्त बैन है, इसलिए भी हम सेक्युलर है, इसलिए भी हम धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। ठीक है, और इसका एक पॉइंट और है कि संविधान राज्य को धार्मिक समुदायों के अंदर समानता सुनिश्चित करने के लिए धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the state in intervene in matters of religion to ensure equality within religion communities। यानी कि हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नियम या प्रावधान करे हुए हैं कि अगर कोई भी धर्म के नाम पर कोई दंगे फैला रहा हो या फिर किसी धर्म को ऊंचा या कम ऊंचा नीचा बता रहा हो तो उसके लिए आप सख्त कार्रवाई कर सकते हो। ऐसे हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ऐसा एक्ट है, कानून बना हुआ है। ठीक है, तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं, 4 मेजर कारण थे, इन सब कारणों से हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि भारत जो है वो अतः स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता कुछ व्यक्तियों या पार्टियों की एक विचारधारा नहीं है बल्कि ये हमारे संविधान की बुनियाद है, अर्थात हमारे देश की नींवों में से एक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सो इट इज़ क्लियर दैट सेक्युलरिज्म इज नॉट आइडियोलॉजी ऑफ सम इंडिविजुअल्स और पार्टीज बट इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिपीट हो गया होगा, मतलब ये हमारे अर्थात हमारे देश की जो ये नींवों में से एक है। मतलब कहते हैं ना, एक मकान, अच्छा मकान बनाने उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही एक सेक्युलर स्टेट का होना, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का होना हमारे देश की नींव है, हमारे देश की बुनियाद है। हम सभी धर्मों को समान नजर से देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी सा चैप्टर है। एक पार्ट आज हो गया है, एक क्लास और होगी, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ईजी है। मेरे साथ के साथ नोट्स बना लेना, छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं नोट्स में से आएंगे, नोट्स के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके।